हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का 14वां पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दश पाठ 14वां पाठ आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और महान ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले दशमलव पद्धति का प्रयोग किया था और आर्यभट्ट ने ही यह प्रतिपादित किया कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, इसमें राहु और केतु दो दानव कारण नहीं है, बल्कि कौन है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। और आर्यभट्ट ने ही जीरो की या शून्य की खोज की थी। तो देखिए, अब हम आर्यभट्ट के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हाँ, देखिए, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। कि पूर्व दिशा में उदेति, उदय होता है सूर्य, पश्चिम दिशा में च और अस्तं गच्छति, अस्त होता है, इति दृश्यते यह दिखाई देता है, ही लोके संसार में। तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में देखा जाता है। या आप इस लाइन को आगे भी ले सकते हो वैसे, कि संसार में यह देखा जाता है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परंतु न अनेन अबोध्यम अस्ति यत सूर्य गतिशील इति। परंतु न नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति पता चलता है या समझना चाहिए, यत कि सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। तो देखिए, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए या इससे यह ज्ञात नहीं होता कि सूर्य गतिशील है या सूर्य गति करता है, चलता है। तो इससे हमें क्या पता नहीं लगता? जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वविके अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। कि सूर्य अचल है, अचल मतलब जो गति नहीं करता है, कि सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, च होता है और पृथ्वी गतिशील है। ठीक है, सूर्य अचल है मतलब सूर्य गति नहीं करता और पृथ्वी गतिशील है। या स्वविके अपने अक्ष में या धुरी में घूर्णति, घूर्णन करता है या घूमती है, इति यह सांप्रतम अच्छी तरह से, सुस्थापित अच्छी तरह से स्थापित, सिद्धांत है कि सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है या अपने अक्ष पर घूमती है। यह भली भांति या सुस्थापित या यह भली भांति अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है या अपने अक्ष में घूमती है, यह अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। कि सिद्धांतो अयम, सिद्धांत अयम हो गया यह सिद्धांत, प्राथम्येन सबसे पहले, येन जिनके द्वारा, प्रवर्तित बताया गया या प्रतिपादित किया गया है, स वह, आसीत था, महान गणितज्ञ महान गणित को जानने वाला, ज्योतिर्विच ज्योतिष विद्या को जानने वाला या ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट। कि यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादित किया वह
महान गणित शास्त्री या वह महान गणित को जानने वाले वह महान गणित को जानने वाले और महान ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट था। कि यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने प्रतिपादित किया वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। कि पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया, इस परंपरा के द्वारा प्रचलित चली आ रही रूढ़ी मतलब जो विचारधारा पुरानी से जो चली आ रही है, तेन प्रत्यादिष्टा उसका उन्होंने प्रत्यादिष्ट मतलब खंडन करना, विरोध करना। कि पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से चली आ रही रूढ़िवादी विचारधारा का उन्होंने खंडन किया। ठीक है, पहले क्या कहते थे कि जो पृथ्वी स्थिर है या पृथ्वी गति नहीं करती है, तो पहले की यह विचारधारा थी कि पृथ्वी गति नहीं करती है। तो इस परंपरा से चली आ रही रूढ़िवादी विचारधारा का उन्होंने क्या है खंडन किया, या उन्होंने इस बात को नहीं माना। तेन उदाहरतम यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवा नौकाम स्थिराम अनुभवती। तेन उदाहरतम उन्होंने या उसने उदाहरण दिया यत कि गतिशीलायाम नौकायाम गतिशील नाव में या चलती हुई नाव में उपविष्ट बैठा हुआ मानव मनुष्य नौकाम नाव को स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान चो पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। और अन्यान पदार्थान दूसरे अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति गतिशील समझता है। ठीक है, उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि एक नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। कि जैसे एक मनुष्य नाव में बैठा है, ठीक है, तो वो उसको ये लगेगा कि मैं तो एक ही जगह बैठा हूँ, मेरी नाव जो है वो स्थिर है, एक ही जगह है। लेकिन जो पेड़ पौधे जो दूसरी जो चीजें चल रही है उसको ये लगता है मैं तो एक जगह बैठा हूँ, लेकिन जो दूसरे जो पदार्थ है ये दूसरे जो पेड़ पौधे हैं वो गति कर रहे हैं। तो उन्होंने यह उदाहरण दिया। एवं उसी प्रकार ही गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थितो मानो पृथ्वी स्थिराम अनुभवती सूर्य अधिग्रहान च गतिशीलान वेति। एवं उसी प्रकार ही गतिशीलायाम पृथ्व्याम गतिशील पृथ्वी में अवस्थितो मानव स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति कि सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। कि उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में कि जो हमारी पृथ्वी है वो गतिशील है। क्या है? पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा, पहला उदाहरण तो उन्होंने ये दिया कि गतिशील नाव में या चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को क्या है स्थिर अनुभव करता है। वो ऐसा समझता है कि मेरी नाव एक जगह है, और जो दूसरे जो पदार्थ है पेड़ पौधे जो चल रहे हैं उनको वो गतिशील समझता है। उसी प्रकार ही कि गतिशील पृथ्वी में कि पृथ्वी तो हमारी गतिशील है, वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर स्थिर है, स्थिर बैठा हुआ है, तो वो क्या समझता है कि पृथ्वी हमारी स्थिर है, एक जगह ही है। जो सूर्य जो ग्रह है या सूर्य आदि जो चंद्रमा या दूसरे जो ग्रह हैं यही घूम रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है, खुद घूम रही है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह किसने कहा? आर्यभट्ट ने यह प्रतिपादित किया या स्पष्ट किया। फिर है
षट्सप्त्य अधिक चतुःशततमे वर्षे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्ध्वा इति तेन तन्नेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम् कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति यह तन्ने विरचिते आर्यभट्टीयम् इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम् कि यह उनके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम् इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, आर्यभट्ट। तो उन्होंने आर्यभट्ट इस पुस्तक में ही लिखा है कि उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 476 में। तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया और यह उनके द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम् इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। फिर ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित। तो आर्यभट्ट ने क्या है, यह जो ग्रंथ है इसकी रचना कब की थी? त्रयोविंशतितमे मतलब 23 वर्ष की आयु में। तो आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टीयम् नामक पुस्तक लिखी, यह कब लिखी थी उन्होंने? 23 वर्ष की आयु में। वो उस समय 23 वर्ष के थे। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। कि ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा ज्ञायते पता चलता है, यत् कि पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र के नजदीक, पाटलिपुत्र पहले किसका नाम था? पटना का। तो पाटलिपुत्र क्या है अब? पटना। कि पाटलिपुत्र के निक्षा होता है नजदीक, आर्यभट्टस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आर्यभट्ट की वेदशाला, वेदशाला होती है लैब। तो वहां पर वो नक्षत्रों आदि की गणना करते थे, कलना करते थे। तो ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की एक वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। अनेन इससे, इदम यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत् कि, तस्य उनकी, कर्म भूमि मतलब जन्मभूमि, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, एव इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगा? पाटलिपुत्रम जमा एव, एव होता ही, आसित थी। तो ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के नजदीक आर्यभट्ट की वेधशाला थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र ही आर्यभट्ट की जन्मभूमि थी। मतलब इससे पता ये लगता है कि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र मतलब पटना में। फिर है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंधित है। आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ पर संख्या नाम आकलन, संख्याओं का आकलन करना या संख्याओं की गणना करना महत्व आदधाति रखता है। कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ पर संख्याओं का या जहाँ पर संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वस्ति समा। कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधर्त्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानो नास्ति कारणम। तो गणित पद्धति के द्वारा
आकलन करके या गणित पद्धति को करके आकलनम आधारतीय आकलन को आधार मानकर एवं ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया या स्पष्ट किया यत की ग्रहण लगने में राहु केतु नाम को राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं है कि गणित पद्धति करके या गणित पद्धति के द्वारा करके आकलन को आधार मानकर ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक दो दानव कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि कि वहां पर तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। तो उन्होंने क्या है स्पष्ट किया था कि जो ग्रहण लगता है पहले के जो लोग थे उनकी क्या मान्यता थी कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु और केतु नामक दो दानव सूर्य पर या चंद्रमा पर आक्रमण कर देते हैं। तो पहले के लोगों की ये विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने गणितीय पद्धति के द्वारा या गणना करके ग्रहों की गणना करके यह स्पष्ट किया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु दो दानव कारण नहीं है, यहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात ग्रहणम भवति कि सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमंतया घूमने से पृथ्वी के चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में संयोग से ग्रहण होता। तो सूर्य के चारों ओर घूमने से पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोग से ग्रहण होता है कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो वह चंद्रमा के घूमने के रास्ते पर आ जाती है और जिसके संयोग होने से ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो वह चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर आ जाती है और जिससे संयोग से या जिनके जो संयोग से मिलने से ग्रहण होता है। यह किसने कहा? आर्यभट्ट ने। फिर है यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशो अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति कि आगे है यदा जब पृथ्व्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है तदा तब चंद्र ग्रहण भवति होता है। ठीक है, पृथ्वी की जब छाया पड़ती है तो क्या है चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है जिससे कि चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा क्या है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी और चंद्रमा भी क्या है चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है उनके संयोग से पृथ्वी बीच में आ जाती है जिससे कि चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है और इसलिए क्या है चंद्र ग्रहण लगता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागत्य आने से चंद्रस्य छायापातेन चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है कि उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो क्या है चंद्रमा की छाया पड़ती है जिससे कि सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति कि समाज में नूतनानां विचाराणां नई विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता अनुभव होती है
कि समाज में जब कोई नई विचारधारा आती है तो प्रायः जो सामान्य जो लोग हैं उनको कठिनता अनुभव होती है। कठिनता अनुभव मतलब कि उनको जब समाज में कोई नई विचारधारा आती है तो लोगों को कठिनता अनुभव होती है कि ऐसा होता है या नहीं, तो उनको थोड़ा समझने में क्या है समय लगता है। इसलिए समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता अनुभव होती है। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोध अभवत्। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्य अपि आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् विरोध हुआ। तो जब आर्यभट्ट ने यह सारी विचारधाराएं समाज के आगे रखी तो समाज को इस विचारधारा को स्वीकार करने में कठिनता अनुभव हुई, वह यह मानने से इनकार कर रहे थे। तो उसी प्रकार क्या है जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसा ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। उनकी जो विचारधारा थी उनका विरोध किया गया और लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांत थे उसकी उपेक्षा की गई, मतलब उनके जो उन्होंने आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिया उसकी लोग उपेक्षा करने लगे, मतलब मानने से इनकार करने लगे। स पंडितम मन्ये नाम उपहास पात्र जात, कि वो अपने आप को विद्वान मानने वाले के उपहास के पात्र बने। कि जो लोग अपने आप को कहते थे कि हम विद्वान हैं वो ऐसे लोगों के बीच एक मजाक बनकर रह गए। तो क्या है कि वो अपने आप को या वो पंडित मानने वाले जो अपने आप को जो पंडित मानते थे या जो लोग अपने आप को विद्वान मानते थे वो ऐसे लोगों के उपहास के पात्र बने। उपहास क्या होता है? मजाक। पुनरअपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरअपि फिर भी तस्य दृष्टि उनकी जो दृष्टि थी या उनकी जो विचारधारा थी वह काल अतिगामिनी समय को लांघने वाली दृष्टा देखी गई। कि फिर भी उनकी जो विचारधारा थी वह समय को लांघने वाली देखी गई, मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो समय के साथ साथ चलती रही और बाद में वो लोगों ने इसको मानना स्वीकार कर दिया। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटिता, कि आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् उनका च और तस्य सिद्धांते उनके सिद्धांत के प्रति समादर प्रकटित आदर प्रकट किया। आधुनिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने उनका और उनकी जो विचारधारा थी उसके प्रति आदर प्रकट किया। अस्माद् एव कारणाद् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम भट्ट इति कृतम, इसलिए या इस कारण से ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत, कि वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था। कि वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था। तो स्टूडेंट आज हमने आर्यभट्ट के बारे में जाना कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। तो उन्होंने क्या क्या, एक तो शून्य की खोज की थी और दूसरा क्या क्या था, उन्होंने गणित पद्धति के द्वारा यह सिद्धांत दिया कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही ग्रहण लगने के कारण है, ना कि राहु और केतु नामक दो दानव। और क्या क्या था, उन्होंने ही सबसे पहले दशमलव पद्धति का प्रयोग किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।